नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस। दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक, नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। 9 जून को शपथ ग्रहण संभव। दूसरे दलों ने आवास पर की मीटिंग। एनडीए के नतीजों पर सीएम धामी का बयान, पीएम मोदी को बहुमत से चुना, फिर से तीसरी बार सरकार बनाने का मिला मौका। नैनीताल के राजभवन में 19वें गवर्नर्स गोल्फ कप का आयोजन, देश भर के 121 खिलाड़ी ले रहे भाग। राज्यपाल ने कहा, प्रशिक्षु देश विदेश में करेंगे नाम रोशन। रुद्रपुर के पंतनगर में श्रमिकों ने डॉल्फिन कंपनी गेट के बाहर किया हंगामा और नारेबाजी। पुलिस की मजदूरों से हुई नोकझोंक, प्रबंधन पर लगाया तानाशाही का आरोप। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, झमाझम बारिश, आंधी को लेकर के ऑरेंज अलर्ट और चेतावनी जारी। पर्यटक जानकारी लेकर ही बनाए घूमने का प्लान। और अब खबरें विस्तार से। संसद के सेंट्रल हॉल में आज एनडीए के सांसदों की बड़ी मीटिंग है। इसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। साथ ही एनडीए सांसदों के बीच मंत्रालयों के बंटवारों पर भी सहमति बनाने की कोशिश होगी। मोदी 9 जून को शपथ ले सकते हैं। इधर एनडीए के सहयोगी हर 4 सांसद पर एक मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी। टीडीपी भी यह पद चाह रही है। टीडीपी ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग पर जल शक्ति मंत्रालय चाहती है। सड़क परिवहन मंत्रालय पिछले 10 साल से नितिन गडकरी के पास है। जेडीयू की नजर रेलवे कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर है। तो वहीं एनडीए की बैठक से पहले सभी दलों ने भी अपनी अपनी रणनीति के लिए बैठक की। बीजेपी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। आज बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। बीजेपी शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान सीएम भजनलाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं, जहां पर एनडीए सांसदों की बैठक है। बैठक से एक दिन पहले सीएम धामी ने कहा कि देश के लोगों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को वोट दिया है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है। उन्होंने कहा, देश के लोगों ने पीएम मोदी को बहुमत से चुना और एनडीए का नेतृत्व उनके हाथ में है। लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए को वोट दिया। मोदी जी को बहुमत दिया है। उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव में गया था, देश की जनता के समक्ष गया था और देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुमत दिया है, बड़ा बहुमत दिया है। और इंडिया गठबंधन सरकार कैसे बना सकता है, वैसे भी चूंकि उनके पास संख्या भी नहीं है और देश की जनता ने ऐसा मैंडेट भी नहीं दिया है। नैनीताल लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने चुनावी नतीजों को स्वीकार करते हुए जनता का आभार जताया। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वह जनता द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान करते हैं और भविष्य में और मजबूत रणनीति बनाकर जनता के बीच जाकर वह पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बेहद कम समय मिला, बावजूद उसके जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि अब संगठन को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगामी आने वाले चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ वापसी करे। देखिए, चुनाव बड़ा शानदार रहा और मैं इसलिए कह सकता हूं कि कल परिणाम, परसों परिणाम आने से पहले तक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनके जो नेतृत्व था, उनके चेहरे पर जो उदासी थी और वो खुद भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं। तो इस दृष्टि से देखेंगे कि चुनाव लड़ने की अगर हम बात करें
तो पूरे कांग्रेस पार्टी ने, नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, पूरे परिवार ने एकजुटता से बड़ा शानदार चुनाव लड़ा। अब रहा परिणाम की बात, तो परिणाम निश्चित तौर पर जनता का अपना विवेक होता है, वोट देने का उनका अपना आधार होता है, और जो इनकी अपेक्षाएं रही होंगी उन अपेक्षाओं के आधार पर हो सकता है उन्होंने वोट दिया। हम जनता के बीच सतत संपर्क रखेंगे। पिछले चुनाव में हम हल्द्वानी सीट में जैसे 2660 वोट से पीछे थे, इस बार हम मात्र 512 वोट से पीछे रहे। ऐसी अन्य जगह भी हुआ, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगर ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे या अंतिम चरण में चुनाव हुआ होता तो कांग्रेस यहाँ पे पांचों की पांचों सीटें जीतती। धीरे धीरे सत्ता बल, धनबल के विरुद्ध जनबल की आवाज जो पूरे भारत में जागी, उसमें हिस्सेदारी लेने को उत्तराखंड वासी भी तैयार थे, लेकिन तब तक मत का उपयोग हो चुका था। लेकिन भविष्य के लिए शुभ संकेत है। अभी निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, फिर 2027 में विधानसभा चुनाव है। तो इन चुनावों में कांग्रेस भारी जीत दर्ज करेगी। आज मुझसे आप लिख के ले लीजिए। नैनीताल राजभवन में गुरुवार को 19वें गवर्नर्स कप गोल्फ प्रतियोगिता का कर्टेन रेजर हुआ। इसमें राज्यपाल ने विश्वास जताते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में यहां के प्रशिक्षु देश और विदेश में नाम करेंगे। उन्होंने कहा कि 7 से 9 जून तक होने वाली प्रतियोगिता में देश भर के 121 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। यहाँ एक सादे समारोह में आगामी राष्ट्रीय अमेचोर गोल्फ प्रतियोगिता की तिथि की घोषणा की गई। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए राजभवन द्वारा गोल्फ को प्रमोट करने के लिए किए जा रहे कार्यों से अवगत करवाया। राजभवन गोल्फ कोर्स में 19वें गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट का कर्टन रेजर प्रोग्राम किया गया है। इस बार 121 प्लेयर्स यहां खेल रहे हैं। ये गेम 3 दिन तक चलेगा, 7th, 8th और 9th तक। इस गोल्फ टूर्नामेंट से जो नैनीताल, कुमाऊं और उत्तराखंड का जो टूरिज्म है वो अपने आप से अलग, उसको एक फायदा होगा। और उत्तराखंड के अंदर में जिसको हम देवभूमि कहते हैं, तप भूमि कहते हैं, यहाँ योग, साधना और गोल्फ भी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, युवाओं के लिए एक मेडिटेशन स्पिरिचुअलिज्म में भी बहुत बड़ा असर करता है। और मुझे पक्का है कि अगले 5 साल के अंदर में प्रभु को एक प्रेयर की है कि अगले 5 साल के अंदर में 21 ऐसे प्लेयर बनाएं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में अपनी बहुत उच्च दर्जे की प्रगति को हासिल करें। विधानसभा उपचुनाव में आदेश कुमार ने आजाद समाज पार्टी के टिकट पर अपनी तैयारियों को लेकर के ताल ठोकी। अपनी तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आजाद समाज पार्टी उन्हें मंगलोर उपचुनाव में टिकट देती है और वोट के रूप में मंगलोर विधानसभा की जनता का उन्हें भरपूर प्यार मिलता है तो वह मंगलोर विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मंगलोर विधानसभा से बसपा के दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के आकस्मिक निधन से यह सीट खाली हो गई। उसी को लेकर मंगलोर विधानसभा में सभी पार्टियां उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जोरों शोरों के साथ लगी हुई हैं। क्योंकि चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, तो मेरी भी तैयारी है कि मैं भी चुनाव लड़ूं और हाजी और काजी परिवार से अब की बार जो है देहात से विधायक बने। अब की बार मेरी सोच ये है जी, मैं सोच रहा हूं कि मेरी इच्छा है आजाद समाज पार्टी से लड़ने की, चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की। अब मेरी कुछ बात चली है और अभी कुछ अन्य बातें और होनी है, वो बैठकर हो जाएंगी। पावर कट और पेयजल किल्लत पर डीएम नैनीताल ने सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों को जमकर के फटकार लगाई है। डीएम ने 15 दिन के अंदर पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को पावर कट और बिजली चोरी पर रोक लगाने के निर्देश, बेहतर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए जिससे आम जनता को पावर कट का सामना ना करना पड़े। डीएम नैनीताल पावर ट्रांसमिशन कंट्रोल रूम पहुंची और बिजली की खपत और बिजली आपूर्ति की जानकारी ली। डीएम ने पावर ट्रांसमिशन के अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें और बिजली की चोरी पर लगाम लगाते हुए सख्त कार्रवाई करें।
विभाग का जो यूपीसीएल का सबस्टेशन है उसका आज निरीक्षण किया था। बिजली की बहुत सारी इश्यूज़ फ्लक्चुएशन के या पावर कट के बहुत ज़्यादा इश्यूज हल्द्वानी में आ रहे हैं। उसमें कुछ कारण तो मांग और आपूर्ति के अंतर के भी हैं, कुछ लाइन लॉसेस के कारण हैं, बिजली चोरी के कारण हैं और अन्य विभागीय समस्याएं भी हैं। इसमें विभाग को हमने जो तात्कालिक उपाय हो सकते हैं उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। साथ में जो बिजली चोरी हो रही है अलग अलग स्थानों पर, उसको जो अनरेगुलेटेड तरीके से मांग और आपूर्ति का अंतर उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो उसको भी हमने इसमें रेगुलेट करने के और अभियान चलाकर उसको रोकने के निर्देश विभाग को दिए हैं। इसके अलावा कुछ जगह पर इस तरह के कनेक्शंस की बात भी सामने आई है, जो मोबाइल जो ठेले या फड़ इत्यादि होते हैं उनको एक ही स्थान पर कनेक्शन दे दिए गए हैं और वो इंक्रोचमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं और अन्य समस्याएं भी क्रिएट हो रही हैं। उसको भी विभाग आइडेंटिफाई करेगा और उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो निकालेंगे। मसूरी में नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश निथानी द्वारा ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण को लेकर के मसूरी नगरपालिका परिषद के सभागार में मसूरी के बड़े होटल, रेस्टोरेंट और स्कूल संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में 100 किलोग्राम से अधिक कूड़ा उत्पादित करने वाले व्यावसायिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया। इन प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में गीले और सूखे कूड़े का अलग अलग करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के तहत 100 किलो से ज्यादा कूड़ा जनरेट करने वाले सभी संस्थानों को अपने कूड़े का निस्तारण करने के लिए सेल्फ कंपोस्ट प्लांट स्थापित करना आवश्यक है और अगर प्रतिष्ठानों द्वारा गीला और सूखा कूड़ा अलग करके नहीं दिया गया तो नगर पालिका मसूरी द्वारा कूड़े को ले जाना बंद कर दिया जाएगा। वह कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी प्रतिष्ठानों की होगी। जो मसूरी में बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, जो बड़े होटल्स हैं या स्कूल बोर्डिंग स्कूल हैं, जो 100 किलो से अधिक कूड़ा पर डे जनरेट कर रहे हैं, तो इनको अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना होता है, लेकिन इन पे कूड़ा निस्तारण का इन्होंने अपना कोई व्यवस्था नहीं की हुई है। और जो हमको ये कूड़ा दे रहे हैं वो मिक्स वेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारा प्लांट लग चुका है और हमें मिक्स वेस्ट नहीं चाहिए, हमें गीला और सूखा कूड़ा अलग चाहिए ताकि हम उसका निस्तारण कर सकें। और यूजर चार्जेस का था कि जो ये कूड़ा हमारे प्लांट पे भेज रहे हैं उसका यूजर चार्जेस ये नियमित रूप से पालिका को दे। मसूरी उपजिला चिकित्सालय में एक्शन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी और उपजिला चिकित्सालय ने संयुक्त अभियान चलाया। इसमें 20 से अधिक टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया। उपजिला चिकित्सालय मसूरी में एक अभियान टीबी से मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टीबी रोग व उसके बचाव के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं टीबी रोगियों को अंगीकृत करने के आह्वान किए गए। टीबी उन्मूलन के लिए आस संस्था के माध्यम से नंदा तुराजी खुशी रैया कार्यक्रम के तहत टीबी रोग के बारे में विस्तार से बचाव के उपाय बताए गए। है टीबी मुक्त भारत अभियान और हम सोचते हैं कि उत्तराखंड टीबी मुक्त हो जाए तो देवभूमि हो जाए, और इसके लिए हम सभी को मिलके, जितने लोग भी हम हैं, आप सबका पहले तो मैं आभार करती हूँ। हम सब मिलके इसको टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे, इसका सही प्रचार प्रसार करेंगे, नियमित दवाई उपलब्ध कराएंगे, पोषाहार उपलब्ध कराएंगे, नियमित रोगी दवाई खाएंगे और अपना ध्यान रखेंगे। अपना जो घूमने का है, थोड़ा वॉकिंग करने का, वो भी अपना एक सिस्टम बनाएंगे और भेदभाव को दूर करेंगे। टीबी के मरीजों के लिए बहन जी का बहुत बड़ा सहयोग है और मैं कोठिया जी का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि टीबी के मरीज के लिए हम लोग सब मिलके, हमारा परिवार, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार वगैरह सब मिलके इनको पोषण दे रहे हैं, प्लस दवाइयाँ दे रहे हैं और सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। इनकी कई, मैं बोलूँगा कि इनको कई जगह गलतफहमियाँ भी हैं जो कि दूर की जा रही हैं इनकी, कि छुआछूत की बीमारी है और ये बहू नहीं देती है, ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको इनकी परिवार वालों से बात करके और इस चीज़ को हम लोग दूर कर रहे हैं, जो भी इनकी परेशानियां हैं। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय प्रशासन को एबीवीपी के आगे झुकना ही पड़ा। गुरुवार को अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र नेताओं की मांगों को मान लिया गया, जिसके बाद छात्र नेताओं ने लोहाघाट महाविद्यालय में पिछले 2 दिनों से की गई तालाबंदी को खत्म कर दिया, जिसके बाद महाविद्यालय प्रशासन ने राहत की सांस ली। एबीवीपी प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने छात्र छात्राओं की मार्कशीट को ठीक करने की मांग को लेकर
पिछले 2 दिनों से लोहाघाट महाविद्यालय में तालाबंदी कर दी थी। गुरुवार को विवेक पुजारी ने बताया कि आखिर एबीवीपी का आंदोलन रंग लाया तथा अल्मोड़ा विश्वविद्यालय प्रशासन को उनके आगे झुकना पड़ा। जो हमारी 2-3 दिन से हमारी मांग चल रही थी, जो हम लोगों ने अनिश्चित काल तक जो तालाबंदी की थी महाविद्यालय लोहाघाट में, तो महाविद्यालय के अथक प्रयासों से, परीक्षा के अथक प्रयासों से और प्रिंसिपल मैडम के अथक प्रयासों से यूनिवर्सिटी जो टीम भेजी की है आज हमारे महाविद्यालय में आ गई है और सुबह से उन्होंने ऐसे 40 से 50 फॉर्म करेक्शन फॉर्म ठीक भी कर दिए हैं और जो अभी तक जितने भी बच्चों के जो करेक्शन फॉर्म आए हैं वो जब तक ठीक होंगे यहीं रहेंगे और हमारी मांगें पूरी हुई तो आज हम लोग तालाबंदी यहाँ पर को अपना तालाबंदी जो हमने किया था उसको खोलेंगे। 2 दिन पहले आपने ज्ञापन भी दिया था कि बहुत सारे बच्चों के परीक्षा फल ठीक नहीं हो रहे, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो हम लोगों ने पुनः, वैसे तो हम बार बार यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमने पुनः उसको काफ़ी उनसे कहा कि भाई आप ठीक करें, नहीं बच्चों का नुकसान हो रहा है। हमारा शासन भी उनको ठीक कराने के लिए एकदम तत्पर है और हमको फोर्स भी कर रहा है और हम खुद भी चाहते हैं कि इसको ठीक कर दिया जाए। तो इस हेतु उन्होंने परसों शाम को एक टीम भेजी है जो कि जिसने अपना काम शुरू कर दिया और कल को उसने काफ़ी सारे अबाउट 50 फॉर्म्स में जो करेक्शंस थे वो कर दिए और आज कई दिन रुककर वो समस्त मार्कशीट्स में करेक्शन कार्य करेगा। रुद्रपुर के पंतनगर सिडकुल स्थित डॉल्फिन कंपनी में श्रमिकों ने प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए धरना दिया। वहीं कंपनी प्रबंधन पर श्रमिकों का शोषण करने, प्रबंधन पर कंपनी वेस्ट श्रमिकों को ठेके के अधीन काम करवाने का भी आरोप है। हंगामे की सूचना मिलते ही पंतनगर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस की श्रमिकों से नोकझोंक हुई। कंपनी के दर्जनों श्रमिक कंपनी गेट पर एकत्रित हुए और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया और गेट के पास ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान श्रमिक महिलाओं ने प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगाया। कहती है कि अगर तुम यहाँ पर बैठोगे तो हम तुम्हारे नाम मुकदमा दर्ज कर देंगे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, लेडीज पुलिस से तुम्हें पिटवाएंगे, ये धमकी देते हैं हमें पुलिस। और सर हम पैदल जाते हैं, हम ऑटो चला जाता है तब तक, और गार्ड द्वारा हमें रोका जाता है हमारा ऑटो यहाँ पर। अगर सर कल को मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार शासन, प्रशासन, पुलिस और ये कंपनी के सारे मेजरमेंट और मालिक सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा, सब लोग जिम्मेदार होंगे। लोगों की गुंडागर्दी चल रही, लोगों को अंदर बंद करके रखा है, ताला लगा दिया, अंदर से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। लोग जब अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो प्रशासन कह रहा है कि तुम लोगों को जेल पहुंचा देंगे। हमने लिखित शिकायतें सहायक श्रमायुक्त महोदय, उप श्रमायुक्त महोदय और श्रमायुक्त महोदय को लगा रखी है, लेकिन प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। एसडीएम महोदय को भी हमने शिकायतें दी है, लेकिन एसडीएम साहब ने भी हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी। आज इन लोगों का गेट बंद कर दिया गया, तो इन लोगों ने यहाँ पर कोई इकट्ठे हुए तो इन लोगों को ये प्रशासन द्वारा धमकी दी जा रही कि तुम पे केस लगा दिए जाएंगे, कि तुम्हारे साथ बदतमीजी की जाएगी। ये सब कृत हो रहे हैं कंपनी में। हम लोगों की मांग है कि हमें स्थायी नियुक्ति पत्र दिया जाए, पीने का पानी स्वच्छ दिया जाए, फ्रीजर लगाए जाए, ठंडियों में गर्म पानी पीने की व्यवस्था की जाए, कैंटीन बनवाई जाए जिससे कि हम लोग चाय पी सकें। यहाँ पर को चाय आती है बाहर से, पर चाय अच्छी नहीं आती यहाँ पर को। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश भर में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। अधिकांश जिलों में 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ ही बिजली चमकने की आशंका बताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक बारिश होने की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। ऐसे में यदि कहीं घूमने का प्लान बनाया है तो पूरी जानकारी लेकर ही बाहर निकलें। विभाग ने कहा कि 9 जून तक मौसम सामान्य रहेगा, इसके बाद एक बार फिर तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मानसून सत्र से पहले गोला नदी के भू कटाव क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बरसात के समय होने वाले जलभराव की समस्याएं बनी रहती हैं और इसे लेकर उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा ने तहसीलदार मनीषा विष्ट और विभागीय अधिकारियों के साथ गोला नदी का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश भी दिए। बरसात से पूर्व गोला नदी के भू कटाव प्रभावित क्षेत्रों में चेनलाइज करने के लिए वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी को निर्देश दिए गए। नगर पंचायत लालकुआ के शहरी क्षेत्र में जलभराव की समस्याओं से निपटने के लिए नालों की साफ सफाई के लिए अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह को निर्देश दिए गए। गोला और जो यहाँ पे
अन्य नदी नाले हैं, इससे काफ़ी नुकसान भी होता है, जल भराव की समस्या भी होती है और गौला के तीव्र प्रभाव में कई क्षेत्र का हिस्सा भूमि कटाव की जद में भी आता है। इसी के दृष्टिगत आज बिंदु खत्ता क्षेत्र के अलावा नगर क्षेत्र में भी कुछ नाले इत्यादि देखे गए हैं और इनकी सफाई नगर निगम द्वारा की भी जा रही है और जो नगर क्षेत्र के हैं उसमें नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि उसकी निरंतर सफाई करते रहें और बरसात में किसी भी तरह जल भराव की समस्या इस नगर पंचायत क्षेत्र में ना हो, इसके लिए निर्देशित किया गया है। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में खंसियू पतलोट क्षेत्र में हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, जहां एक यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यहां चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद घायलों को खाई से निकालकर एम्बुलेंस 108 के माध्यम से उपचार के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया। बता दें कि इस हादसे में वाहन चालक सहित एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों में 2 13 वर्षीय बच्चे भी शामिल हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।